Good morning, students. This is class 9th History, Chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. It is going to be 8th class on this chapter today. First World War 1914 से 1918 तक 4 वर्ष चली और ये हर स्तर पर थल, जल, वायु पर लड़ी गई। यूरोप और यूरोप से बाहर लड़ी गई और इसमें एक तरफ सेंट्रल पावर्स यानी ऑस्ट्रिया, जर्मनी, टर्की और दूसरी तरफ फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, इटली, रोमानिया आदि थे। रूस का जो राजा था, रूलर था, वो जार निकोलस सेकंड था। से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जारी रही। जार निकोलस सेकंड ने ड्यूमा में अलग अलग पार्टीज के जो लोग थे उनसे सलाह करने से मना कर दिया और जब सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्रेड रखा गया तो लोगों ने इसका विद्रोह किया और ये बात स्पष्ट हो गई कि जार निकोलस सेकंड की वाइफ जरीना अलेक्जेंड्रा जो जर्मन थी और उसके सलाहकार एक भिक्षु था रास्पुटीन, इससे लोग असंतुष्ट थे और लोग इस बात से असंतुष्ट थे कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्रेड जो एक जर्मन नाम है रखा क्यों गया। और युद्ध में जर्मनी जो था वो रशिया के खिलाफ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 मोर्चों पर 2 फ्रंट पर लड़ी गई, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट पर जो सेनाएं थी वो काफ़ी आगे बढ़ी, काफ़ी संख्या में जान माल की हानि हुई। रशिया की सेनाएं जर्मनी और ऑस्ट्रिया से 1914 और 1916 के बीच हारी और 7 मिलियन के करीब लोग 1917 में मारे गए। लेकिन वेस्टर्न फ्रंट पे जो आर्मी थी वो पूर्वी फ्रांस के साथ साथ गड्ढों में ट्रेंचेस में उन्होंने युद्ध किया। भारी संख्या में रूस की सेनाएं जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हारी तो 1917 में जब सेनाएं पीछे हटी तो उन्होंने भारी संख्या में फसलों को बर्बाद किया और जो दुश्मन की सेनाएं हैं उनको खदेड़ने के लिए भारी संख्या में भवनों को भी तबाह किया गया और एक अनुमान के अनुसार 3 मिलियन से ज़्यादा लोग बेघर हो जाते हैं और इसका पूरा जो श्रेय है वो जार निकोलस सेकंड को जाता है, क्योंकि रूस के सिपाही ऐसा नहीं चाहते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको इस तरह से हारना पड़े। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्री पर भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत बुरा असर पड़ा। पहले ही रूस की 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन खेती से जुड़ी हुई थी और इंडस्ट्री कहीं कहीं पर थी, कम संख्या पर थी। अब जो वस्तुएं थी, सप्लाई थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, वो रशिया में आनी बंद हो जाती है बाहर से, क्योंकि बाल्टिक सागर पर जर्मनी का नियंत्रण हो जाता है। और 1916 में देखने को मिलता है कि रूस में जो रेलवे लाइन थी वो कमज़ोर हो रही थी और जो एबल बॉडीड लोग थे, जो स्ट्रोंग थे, स्वस्थ थे, उनको मोर्चे पर लड़ाई में बुला लिया गया था। परिणाम ये हुआ कि जो छोटे उद्योग थे वो बंद हो जाते हैं और वहाँ पर मजदूरों की कमी हो जाती है। संख्या में अनाज सेना के लिए भेज दिया जाता है और शहरों में रोटी और आटे की कमी हो जाती है। परिणाम होता है 1916 की सर्दी में राशन की दुकानों पर जो है दंगे शुरू हो जाते हैं। तो 17 की सर्दी का समय था, फरवरी 1917।
तो जो रशिया था उसकी राजधानी पेट्रोग्रेड में दो तरह के जो है गुट या डिवीज़न हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो नदी नीवा थी उसके राइट किनारे पर, उसके दाएं किनारे पर जो कर्मचारी थे, जो वर्कर्स थे, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, उनके क्वार्टर थे और फैक्ट्री भी थी। लेकिन रिवर नेवा के बाएं किनारे पर फैशनेबल महल, विंटर पैलेस और सरकारी भवन भी थे। और वो भवन भी था जहां रूस की संसद ड्यूमा मिलती थी। तो फरवरी 1917 में अनाज की कमी होने की वजह से रिवर नेवा के दाईं साइड जहां फैक्ट्री वर्कर रहते थे, उन्होंने इसको महसूस किया और जो वहाँ ज़्यादा भोजन की कमी थी, अनाज की कमी थी, तो फिर फरवरी 1917 की सर्दी में कोहरा था, भारी बर्फबारी थी और जो सांसद थे, पार्लियामेंटेरियंस थे, उनकी इच्छा थी कि जो चुनी हुई सरकार है वो रहे, लेकिन जार निकोलस सेकंड ड्यूमा को भंग करना चाहता था। कि नेव्या नदी के दाएं साइड जहाँ फैक्ट्री वर्कर रहते थे और फैक्ट्री थी, वहाँ पर फूड शॉर्टेज महसूस की गई। तो 22 फरवरी को नीवा नदी के दाएं किनारे पर जो फैक्ट्री थी उन्होंने वहाँ पर लॉकआउट हो जाता है, ताला लग जाता है फैक्ट्री में एक स्थान पर। करीबन 50 फैक्ट्री ने उसके साथ ढांढस बंधाते हुए, सिंपैथी देते हुए हड़ताल में शामिल हो जाते हैं और महिलाएं भी जो हड़ताल है उसका नेतृत्व करती हैं। और 22 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे डिक्लेयर किया जाता है। प्रदर्शन करने वाले जो वर्कर थे वो बाएं किनारे पर नदी के चले जाते हैं, जहां जो फैशनेबल क्वार्टर थे और जो सरकारी भवन थे उनको घेर लेते हैं। जो सरकार है वो कर्फ्यू इम्पोज कर देती है, कर्फ्यू लगा देती है। हालांकि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस स्तर पर इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रही होती। जो प्रदर्शनकारी हैं वो तितर बितर हो जाते हैं कर्फ्यू लगाने से, लेकिन 24 और 25 फरवरी को फिर से वापस आ जाते हैं और सरकार अब जो कैवेलरी है, जो घुड़सवार है, सेना है और पुलिस है, उसको बुला लेती है। 25 फरवरी रविवार 1917 को जो सरकार है वो ड्यूमा को, रशिया की पार्लियामेंट को भंग कर देती है और जो राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो इसका विरोध करते हैं। प्रदर्शनकारी वापिस नीवा नदी के बाईं ओर किनारे पर गलियों में 26 फरवरी को आ जाते हैं। इस तारीख को पुलिस हेडक्वार्टर को खंगाला जाता है और जो लोग हैं वो नारे लगाते हैं, ब्रेड, वेजेस और बेहतर काम के घंटे और लोकतंत्र की मांग करते हैं और सरकार सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कैवेलरी को फिर से बुलाया जाता है, लेकिन कैवेलरी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना करती है। तभी एक अफसर पर गोली चलाई जाती है और सेना की 3 रेजिमेंट में विद्रोह शुरू हो जाता है और वो हड़ताल वाले कर्मचारियों का समर्थन करते हैं। फरवरी 27 की शाम को 1917 को वर्कर और सोल्जर इकट्ठे हो जाते हैं
और उस भवन में इकट्ठे होते हैं जहां ड्यूमा की मीटिंग होती थी और पेट्रोग्रेड सोवियत यानी पेट्रोग्रेड काउंसिल का निर्माण करते हैं। अगले दिन 28 को एक डेलीगेशन, एक मंत्रिमंडल जार निकोलस सेकंड से मिलता है और मिलिट्री के जो कमांडर हैं वो जार निकोलस सेकंड को पद छोड़ने के लिए कहते हैं। जार निकोलस सेकंड उनकी बात मान जाता है और 2 मार्च को वो पद छोड़ देता है। सोवियत नेता और ड्यूमा के नेता प्रोविजनल गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं और अब संविधान सभा जो है वो रशिया के भविष्य का फैसला करेगी। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से चुनाव होगा। ऐसे फरवरी 1917 को रूस में राजतंत्र का अंत हो जाता है और इसका नेतृत्व फरवरी रेवोल्यूशन ने किया, जिसे पेट्रोग्रेड ने नेतृत्व दिया था। थैंक्स।